एक पल के लिए रुकिए और अपनी नजरें आसमान की ओर उठाइए। रात का अंधेरा, उसमें टिमटिमाते अनगिनत तारे और उनके बीच फैला हुआ एक रहस्यमय सन्नाटा। यही वह क्षण है जब मन के भीतर एक सवाल जन्म लेता है, यह ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है या ये सचमुच अनंत है? और इस विशालता में हमारा स्थान क्या है? यह सवाल नया नहीं है। हजारों वर्षों से मानव आकाश को देखकर यही सोचता आया है। प्राचीन सभ्यताओं ने ब्रह्मांड को देवताओं का घर माना, कुछ ने इसे एक विशाल गुंबद समझा तो कुछ ने पृथ्वी को ही इसका केंद्र मान लिया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, वैसे वैसे हमारी सोच भी बदलती गई। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, हमारा सूर्य भी कोई विशेष तारा नहीं है, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अरबों आकाशगंगाओं में से केवल एक है। आज का मानव चंद्रमा पर पहुंच चुका है, मंगल पर रोवर भेज चुका है और अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीरें देख चुका है। फिर भी जब बात ब्रह्मांड के आकार की आती है तो हमारी समझ सीमित हो जाती है। संख्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें कल्पना में लाना भी कठिन लगता है। अरब, ट्रिलियन और प्रकाश वर्ष जैसे शब्द हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत दूर है। यही कारण है कि ब्रह्मांड की विशालता हमें चकित भी करती है और विनम्र भी बनाती है। इस लेख में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। क्या ब्रह्मांड है? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कहां तक हम इसे देख सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों यह इतना विशाल है? जैसे जैसे हम इस लेख में आगे बढ़ेंगे, हम पृथ्वी से निकलकर सौरमंडल, आकाशगंगा समूहों और अंततः दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं तक पहुंचेंगे। और शायद इस यात्रा के अंत में हमें केवल यह नहीं पता चलेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बल्कि यह भी समझ आएगा कि इतनी विशालता में हमारा अस्तित्व कितना अनोखा और कीमती है। तो आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर सवाल एक नए आश्चर्य को जन्म देता है। अध्याय 1, ब्रह्मांड क्या है? जब हम ब्रह्मांड शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत तारों से भरा आकाश, चमकता हुआ चंद्रमा और दूर दूर तक फैली आकाशगंगाओं की तस्वीर उभर आती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड केवल इतना ही नहीं है। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो अस्तित्व में है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा, हर कण, हर ऊर्जा और यहाँ तक कि स्थान और समय भी। सरल शब्दों में कहे तो जो कुछ भी है, था या होगा, वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की यह परिभाषा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना उतना ही जटिल है, क्योंकि हम जिन चीजों को रोज देखते और महसूस करते हैं, वे ब्रह्मांड के सामने बेहद छोटी है। हमारी पृथ्वी, जिस पर हमें अपना पूरा जीवन बहुत बड़ा लगता है, ब्रह्मांड के पैमाने पर एक धूल के कण से भी छोटी है। यही एहसास ब्रह्मांड को समझने की पहली सीढ़ी है। प्राचीन समय में मनुष्य ब्रह्मांड को बहुत सीमित समझता था। उसे लगता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा व तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। यह सोच स्वाभाविक थी, क्योंकि हमारी आंखों को यही दिखाई देता है। लेकिन विज्ञान का काम केवल देखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रश्न पूछने और प्रमाण खोजने का होता है। जब कोपरनिकस ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन की मदद से आकाश का अध्ययन किया और यह दिखाया कि आकाशीय पिंड भी नियमों के अनुसार चलते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी और आकाश एक ही भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन ब्रह्मांड की असली विशालता तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने यह जाना कि हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ऐसी ही अरबों आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यही पूरा ब्रह्मांड है? इसका उत्तर है नहीं। वैज्ञानिक जिस हिस्से को देख और माप सकते हैं, उसे दृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड यहीं समाप्त हो जाता है। दरअसल ब्रह्मांड का आकार इतना विशाल है कि हमारी तकनीक उसकी पूरी सीमा तक नहीं पहुंच सकती। प्रकाश की गति सीमित है,
इसलिए हम केवल उतना ही देख सकते हैं जितनी दूरी से प्रकाश अब तक हम तक पहुंच पाया है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखों और उपकरणों से अभी भी बाहर है। ब्रह्मांड को समझने में एक और चुनौती यह है कि इसमें केवल वही चीजें शामिल नहीं हैं जो हमें दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का अधिकांश भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते लेकिन उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। यानी ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा हमारे लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड कोई स्थिर संरचना नहीं है। यह लगातार बदल रहा है, फैल रहा है और विकसित हो रहा है। आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं, तारे बनते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। इस निरंतर परिवर्तन के कारण ब्रह्मांड एक जीवंत व्यवस्था जैसा प्रतीत होता है। जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, तो हम केवल एक वैज्ञानिक परिभाषा नहीं ढूंढ रहे होते। हम वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं और हमारा अस्तित्व किस संदर्भ में है। ब्रह्मांड को समझना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो स्वयं में अद्भुत और रहस्यमय है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड कोई दूर की कल्पना नहीं है, हम उसी के भीतर मौजूद हैं। हमारा हर सांस लेना, हर विचार और हर खोज उसी विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। और यही समझ हमें आगे के अध्यायों में ब्रह्मांड की विशालता को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करती है। जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है। यह जन्म ले चुका है, विकसित हुआ है और आज भी बदल रहा है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का आकार भी समय के साथ बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। इस अध्याय का सार यही है कि ब्रह्मांड की विशालता कोई संयोग नहीं है, यह अरबों वर्षों के निरंतर विस्तार का परिणाम है। और जब हम यह सोचते हैं कि यह यात्रा एक अत्यंत छोटे बिंदु से शुरू हुई थी, तो ब्रह्मांड की कहानी और भी अधिक अद्भुत लगती है। अध्याय 2, ब्रह्मांड की शुरुआत कब और कैसे हुई। अब तक हमने यह समझा कि ब्रह्मांड क्या है, लेकिन अगला और उससे भी गहरा सवाल है, ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। क्या यह हमेशा से मौजूद था या किसी विशेष क्षण में इसका जन्म हुआ। इस प्रश्न का उत्तर हमें समय की अरबों वर्षों लंबी यात्रा पर ले जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। इस घटना को हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक जोरदार विस्फोट की तस्वीर बनती है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। बिग बैंग कोई विस्फोट नहीं था जो अंतरिक्ष के किसी एक बिंदु पर हुआ हो, बल्कि यह स्थान और समय की स्वयं की उत्पत्ति थी। बिग बैंग से पहले क्या था, यह सवाल आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। उस समय न तो स्थान था, न समय और न ही वे भौतिक नियम जिन्हें हम आज जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और घने अवस्था में सिमटा हुआ था, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसी अवस्था से अचानक विस्तार शुरू हुआ। जैसे ही विस्तार शुरू हुआ, ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। शुरुआती क्षणों में यह विस्तार इतनी तीव्र गति से हुआ कि वैज्ञानिक इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इस चरण में ब्रह्मांड का आकार एक अंश मात्र सेकंड में कई गुना बढ़ गया। यही कारण है कि आज ब्रह्मांड इतना विशाल दिखाई देता है। समय बीतने के साथ साथ ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। ऊर्जा से कण बने, कणों से परमाणु बने और फिर धीरे धीरे गैस के विशाल बादल बने। करोड़ों वर्षों बाद इन्हीं बादलों से पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। यानी जिन तारों को हम आज रात के आकाश में देखते हैं, वे ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के परिणाम हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, हमें कैसे पता कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था। इसका उत्तर हमें वैज्ञानिक प्रमाणों में मिलता है। पहला बड़ा प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह ब्रह्मांड में फैली हुई एक हल्की ऊर्जा है जो बिग बैंग के कुछ लाख वर्षों बाद की बची हुई गर्मी मानी जाती है। यह ऊर्जा आज भी पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से मौजूद है। दूसरा प्रमाण है ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार। 1920 के दशक में
खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि दूर स्थित आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर आकाशगंगा है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और अगर हम समय को उल्टा घुमाएं तो यह फैलाव हमें एक शुरुआती बिंदु तक ले जाता है। यही बिग बैंग है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड का विस्तार किसी खाली जगह में नहीं हो रहा, बल्कि स्थान स्वयं फैल रहा है। इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब गुब्बारे को फुलाया जाता है तो उस पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन कोई भी बिंदु केंद्र नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मांड में भी कोई केंद्रीय बिंदु नहीं है। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी खोजा है कि यह विस्तार समय के साथ और तेज होता जा रहा है। इसके पीछे डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति मानी जाती है। यही डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को और भी विशाल बना रही है। यह भी संभव है कि दृश्य ब्रह्मांड के बाहर भी आकाशगंगाएं और संरचनाएं मौजूद हों, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। इसका कारण यह है कि कुछ क्षेत्र इतनी तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं कि वहां से निकला प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे कॉस्मिक होराइजन कहा जाता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह पूरा ब्रह्मांड नहीं है। यह केवल वह हिस्सा है जिसे समय और प्रकाश ने हमें देखने की अनुमति दी है, और यह विचार ही ब्रह्मांड की विशालता को और भी अधिक रहस्यमय बना देता है। अध्याय 3, दृश्य ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब तक हमने ये जाना कि ब्रह्मांड क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अब सबसे रोमांचक सवाल आता है, हम वास्तव में कितना ब्रह्मांड देख सकते हैं? क्या हमारी आंखें और दूरबीनें पूरे ब्रह्मांड को देख सकती हैं, या फिर हम केवल उसके एक छोटे से हिस्से को ही देख पा रहे हैं? उसे दृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। दृश्य ब्रह्मांड वह क्षेत्र है जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद अब तक हम तक पहुंचने का समय मिला है। क्योंकि प्रकाश की गति सीमित है, इसलिए हम अतीत को देखते हैं। जितनी दूर की वस्तु हम देखते हैं, उतनी ही पुरानी अवस्था में हम उसे देख रहे होते हैं। आज के वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार दृश्य ब्रह्मांड की त्रिज्या लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि दृश्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह संख्या सुनने में ही इतनी बड़ी है कि उसे समझना आसान नहीं है, लेकिन यही वह सीमा है जहां तक हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, न कि जहां ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। यहां एक रोचक विरोधाभास सामने आता है। ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है, तो फिर हम 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक कैसे देख सकते हैं? इसका उत्तर ब्रह्मांड के विस्तार में छिपा है। जब प्रकाश अपनी यात्रा शुरू करता है, तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड स्वयं फैल चुका है। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकला था, वे आज उससे कहीं अधिक दूर स्थित है। दृश्य ब्रह्मांड को समझने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में खड़े हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई केंद्र नहीं है। हर प्रेक्षक, चाहे वो किसी भी आकाशगंगा में क्यों ना हो, अपने चारों ओर एक दृश्य ब्रह्मांड देखेगा। यानी हर जगह से देखने पर दृश्य ब्रह्मांड का आकार लगभग समान होगा। अब सवाल उठता है, इस दृश्य ब्रह्मांड में है क्या? वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें अनुमानित रूप से 2 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हो सकती हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं, और हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संभावित ग्रहों की संख्या कल्पना से भी परे है। जब हम इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पृथ्वी का महत्व अलग तरह से सामने आता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में जीवन का होना दुर्लभ भी हो सकता है और सामान्य भी। यही सवाल वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए प्रेरित करता है। दृश्य ब्रह्मांड में संरचना भी बेहद रोचक है। आकाशगंगाएं समान रूप से बिखरी हुई नहीं है, बल्कि वे समूहों, क्लस्टरों और सुपर क्लस्टरों में व्यवस्थित हैं। इनके बीच विशाल खाली क्षेत्र है, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। पूरी संरचना एक जाल की तरह दिखाई देती है, जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। जब हम दृश्य ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हम अतीत की झलक देख रहे होते हैं।
उदाहरण के लिए यदि हम 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी आकाशगंगा को देखते हैं तो हम उसे 1 अरब वर्ष पुरानी अवस्था में देख रहे होते हैं। इस तरह दृश्य ब्रह्मांड एक समय मशीन की तरह काम करता है। यह विशाल दूरी हमें यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड में यात्रा करना कितना कठिन है। भले ही भविष्य में तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, आकाशगंगाओं के बीच यात्रा फिलहाल केवल कल्पना ही है। फिर भी मानव मस्तिष्क इन दूरियों को समझने और मापने में सक्षम है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड को सही मायनों में समझने के लिए हमें आकाशगंगाओं की भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि तारे शब्द है, आकाशगंगाएं वाक्य है और पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। अध्याय 4, आकाशगंगाओं के पैमाने पर ब्रह्मांड। अब तक हमने दृश्य ब्रह्मांड की विशाल सीमा को समझा, लेकिन यदि हम इस विशालता को वास्तव में महसूस करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मांड को आकाशगंगाओं के पैमाने पर देखना होगा, क्योंकि तारे अकेले नहीं होते। वे आकाशगंगाओं में जन्म लेते हैं, जीते हैं और समाप्त होते हैं। उसे मिल्की वे कहा जाता है। यह एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है जिसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें अनुमानित रूप से 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। केवल यही तथ्य हमें यह एहसास दिलाने के लिए काफी है कि हमारी आकाशगंगा स्वयं में कितनी विशाल है। फिर भी ब्रह्मांड के पैमाने पर मिल्की वे कोई विशेष या असाधारण आकाशगंगा नहीं है। मिल्की वे के पास ही एक और बड़ी आकाशगंगा है, एंड्रोमेदा। ये हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 से 5 अरब वर्षों बाद मिल्की वे और एंड्रोमेदा आपस में टकराएंगी और एक नई और भी बड़ी आकाशगंगा का निर्माण होगा। ये सुनने में भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आकाशगंगाएं अकेले नहीं रहती, वे अक्सर समूहों और क्लस्टरों में पाई जाती हैं। हमारी मिल्की वे, एंड्रोमेदा और कुछ दर्जन छोटी आकाशगंगाएं मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं। ये समूह लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, लेकिन ये भी ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। कई क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारा लोकल ग्रुप लानियकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो लगभग 52 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये संख्या बताती है कि ब्रह्मांड की संरचना कितनी स्तरों में बंटी हुई है: तारे, आकाशगंगाएं, समूह, क्लस्टर और फिर सुपर क्लस्टर। जब वैज्ञानिकों ने पूरे दृश्य ब्रह्मांड का नक्शा बनाने की कोशिश की तो उन्हें एक आश्चर्यजनक पैटर्न दिखाई दिया। आकाशगंगाएं समान रूप से हर जगह फैली नहीं है। वे एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। इस जाल में आकाशगंगाएं धागों की तरह फैली होती हैं और उनके बीच विशाल खाली क्षेत्र होते हैं, जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। इन वॉइड्स का आकार लाखों प्रकाश वर्ष तक हो सकता है, यानी ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां लगभग कुछ भी नहीं है, न तारे न आकाशगंगाएं। यह तथ्य ब्रह्मांड को और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि जहां एक ओर अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर लगभग पूर्ण शून्यता। आकाशगंगाओं के पैमाने पर ब्रह्मांड को देखने से हमें यह भी समझ आता है कि दूरी का अर्थ यहां बिल्कुल अलग हो जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 8 मिनट प्रकाश समय है, लेकिन निकटतम तारे तक पहुंचने में प्रकाश को 4 साल लगते हैं। वहीं एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक की दूरी लाखों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है, तो वास्तव में हम अपने महत्व के बारे में पूछ रहे होते हैं। क्या हम इतने बड़े ब्रह्मांड में महत्व रखते हैं? विज्ञान का उत्तर है, आकार से महत्व तय नहीं होता। एक छोटा सा ग्रह भी चेतना और विचार का घर बन सकता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड की विशालता कोई सरल उत्तर नहीं देती। यह एक साथ वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी और भावनात्मक भी। शायद ब्रह्मांड इतना बड़ा इसलिए है ताकि हम उसे देखकर प्रश्न पूछ सकें, सोच सकें और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकें। और यही प्रश्न पूछना हमें मानव बनाता है। अध्याय 5, ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है?
अब तक हमने यह समझ लिया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। क्या इसका कोई उद्देश्य है या यह केवल एक संयोग है? यह प्रश्न विज्ञान के साथ साथ दर्शन और मानव अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें। ब्रह्मांड का विशाल होना सीधे तौर पर उसके जन्म और विस्तार से जुड़ा है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थान स्वयं फैलता गया और इसी कारण ब्रह्मांड का आकार बढ़ता चला गया। यदि यह विस्तार न होता तो शायद ब्रह्मांड आज इतना बड़ा ही ना होता। अब सवाल यह है कि फैलाव इतना अधिक क्यों हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण प्रारंभिक इन्फ्लेशन चरण हो सकता है, जिसमें ब्रह्मांड ने अत्यंत कम समय में अत्यधिक विस्तार किया। इस तेज विस्तार ने ब्रह्मांड को लगभग समान और विशाल बना दिया। यही कारण है कि हमें हर दिशा में लगभग समान ब्रह्मांड दिखाई देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण। तारे बनने में समय लगता है। यदि ब्रह्मांड बहुत छोटा या बहुत जल्दों समाप्त हो जाता तो तारे, ग्रह और अंततः जीवन बनने का अवसर ही नहीं मिलता। ब्रह्मांड का विशाल और दीर्घकालिक होना जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करता है। यहीं से हमें एंथ्रोपिक सिद्धांत की झलक मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के नियम और उसका आकार ऐसे है क्योंकि हम यहां मौजूद हैं। यदि ब्रह्मांड अलग प्रकार का होता, छोटा, अस्थिर या अल्पकालिक, तो शायद हम यह प्रश्न पूछने के लिए मौजूद ही ना होते। इसलिए ब्रह्मांड की विशालता को एक प्रकार की आवश्यकता के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आइए दार्शनिक दृष्टिकोण पर विचार करें। मानव मस्तिष्क सीमित है, लेकिन उसकी जिज्ञासा असीमित है। जब हम इतने विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व की सीमाओं का एहसास होता है। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है। शायद ब्रह्मांड की विशालता हमें यह सिखाने के लिए है कि हम इस व्यवस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का विशाल होना किसी उद्देश्य के बजाय प्राकृतिक नियमों का परिणाम है। जैसे नदी बहती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, वैसे ही ब्रह्मांड फैलता है क्योंकि उसके भौतिक नियम ऐसे हैं। इसमें किसी क्यों की आवश्यकता नहीं, यह बस ऐसा ही है। एक और रोचक विचार मल्टीवर्स का है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में हमारा ब्रह्मांड बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड में हैं जहां परिस्थितियां जीवन के अनुकूल है। अन्य ब्रह्मांड बहुत छोटे या अस्थिर हो सकते हैं जहां जीवन संभव नहीं। ब्रह्मांड की विशालता का एक व्यावहारिक पहलू भी है। दूरी के कारण आकाशगंगाएं एक दूसरे से अलग रहती हैं। यदि सब कुछ बहुत पास होता तो लगातार टकराव होते और स्थिर संरचनाएं बन ही नहीं पाती। विशालता ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान करती है। ब्रह्मांड को मापने में केवल दूरी ही नहीं, बल्कि समय भी शामिल है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हम अतीत में झांक रहे होते हैं। इसलिए खगोल शास्त्र में मापन का अर्थ केवल कितना दूर नहीं, बल्कि कितना पुराना भी होता है। आधुनिक तकनीक ने इस काम को और भी सटीक बना दिया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमें बेहद दूर और धुंधली वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। इनके बिना ब्रह्मांड का सही आकार समझना संभव ही नहीं होता। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड को मापना मानव बुद्धि की एक अद्भुत उपलब्धि है। हम वहां कभी जा नहीं सकते, लेकिन गणना और प्रकाश की मदद से हम उसकी दूरी और इतिहास दोनों को समझ सकते हैं। यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 6, हम ब्रह्मांड को कैसे मापते हैं। अब तक हमने ब्रह्मांड की विशालता के बारे में बात की, लेकिन एक व्यावहारिक प्रश्न सामने आता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को मापा कैसे जाता है? जब दूरी अरबों प्रकाश वर्ष में हो, तब मीटर या किलोमीटर जैसे पैमाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। यही कारण है कि खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड को मापने के लिए विशेष तरीकों और इकाइयों का विकास किया है। सबसे पहले हमें प्रकाश वर्ष की अवधारणा समझनी होगी। एक प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं, बल्कि दूरी की इकाई है।
यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, लगभग 9.49 ट्रिलियन किलोमीटर। जब हम कहते हैं कि कोई तारा 10 प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका अर्थ है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 10 वर्ष लगे हैं। ब्रह्मांड की दूरी मापने का पहला कदम है पैरेलैक्स विधि। यह तरीका अपेक्षाकृत पास के तारों के लिए उपयोग किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो नजदीकी तारे की स्थिति दूर के तारों की तुलना में थोड़ी बदलती हुई दिखाई देती है। इसी छोटे से बदलाव को मापकर तारे की दूरी का अनुमान लगाया जाता है। यह तरीका कुछ हजार प्रकाश वर्ष तक प्रभावी है, लेकिन इससे दूर की वस्तुओं के लिए हमें अन्य तरीकों की आवश्यकता होती है। अगला महत्वपूर्ण चरण है सेफीद परिवर्तनशील तारे। ये तारे नियमित अंतराल पर चमकते और मंद पड़ते हैं। इनके चमकने की अवधि और वास्तविक चमक के बीच एक सीधा संबंध होता है। जब हम उनकी दिखाई देने वाली चमक को मापते रहे, तो उनकी दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। एडविन हबल ने इन्हीं तारों की मदद से यह सिद्ध किया था कि अन्य आकाशगंगाएं भी अस्तित्व में है। और भी दूर की आकाशगंगाओं के लिए वैज्ञानिक सुपरनोवा का उपयोग करते हैं। कुछ प्रकार की सुपरनोवा, विशेषकर टाइप 1A सुपरनोवा, हमेशा लगभग समान चमक के साथ फटती है। इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल कहा जाता है। इनकी मदद से करोड़ों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक की दूरी मापी जा सकती है। जैसे जैसे हम और भी दूर जाते हैं, वैज्ञानिक रेडशिफ्ट का सहारा लेते हैं। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है, तो उससे आने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर खिसकता है। इसे रेडशिफ्ट कहा जाता है। रेडशिफ्ट की मात्रा ये बताती है कि वह आकाशगंगा कितनी तेजी से दूर जा रही है, और हबल के नियम के अनुसार उसकी गति उसकी दूरी से जुड़ी होती है। इस तरह हम ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। इन सभी तरीकों को मिलाकर वैज्ञानिक जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं, उसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहा जाता है। जैसे एक सीढ़ी में हर पायदान अगले से जुड़ा होता है, वैसे ही दूरी मापने के ये सभी तरीके एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पास की दूरी सही होगी, तभी दूर की दूरी का अनुमान भी सही होगा। एक रोचक बात यह है कि चाहे ब्रह्मांड अनंत हो या सीमित, हमारे लिए उसका अनुभव लगभग समान ही रहेगा। हम केवल अपने दृश्य ब्रह्मांड के भीतर ही रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अनंतता का प्रश्न वैज्ञानिक होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि क्या ब्रह्मांड अनंत है? इसका उत्तर आज विज्ञान के पास पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यही अनिश्चितता विज्ञान की खूबसूरती है। ये हमें खोजते रहने, प्रश्न पूछते रहने और अपनी समझ की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह हमें हमेशा कुछ नया सोचने का अवसर देता है। अध्याय 7, क्या ब्रह्मांड अनंत है? अब तक हमने ब्रह्मांड के आकार, उसके विस्तार और उसे मापने के तरीकों को समझा, लेकिन अब हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो शायद सबसे अधिक रहस्यमय है। क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या इसकी कोई सीमा है, या यह सचमुच कभी समाप्त नहीं होता? यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर अत्यंत जटिल है। आधुनिक विज्ञान आज भी इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। हम केवल विभिन्न सिद्धांतों और प्रमाणों के आधार पर संभावनाओं की चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दृश्य ब्रह्मांड और पूरा ब्रह्मांड एक चीज नहीं है। दृश्य ब्रह्मांड वह हिस्सा है जिसे हम प्रकाश की सीमित गति के कारण देख सकते हैं। इसके बाहर क्या है, यह हमारे लिए फिलहाल अज्ञात है। इसलिए जब हम अनंतता की बात करते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं, न कि केवल दृश्य ब्रह्मांड की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड के 3 संभावित आकार माने जाते हैं। पहला, ब्रह्मांड अनंत हो सकता है जिसका कोई किनारा नहीं है। दूसरा, ब्रह्मांड सीमित हो सकता है लेकिन बिना किनारे का। और तीसरा, ब्रह्मांड सीमित और किनारे वाला हो सकता है। हालांकि यह संभावना सबसे कम मानी जाती है। सीमित लेकिन बिना किनारे वाला ब्रह्मांड समझना थोड़ा कठिन है। इसे हम पृथ्वी के उदाहरण से समझ सकते हैं। पृथ्वी का आकार सीमित है, लेकिन यदि आप इसकी सतह पर चले तो आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा।
आप चलते चलते फिर उसी स्थान पर पहुंच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड भी इसी तरह का हो सकता है, सीमित लेकिन बिना सीमा के। अब सवाल यह है कि हमें इस बारे में कोई संकेत मिलता है या नहीं। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन किया है ताकि ब्रह्मांड की ज्यामिति को समझा जा सके। अब तक के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड लगभग समतल है। समतल ब्रह्मांड अनंत भी हो सकता है और बहुत बड़ा सीमित भी। यहां विज्ञान अभी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। दार्शनिक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का विचार मानव मस्तिष्क को चुनौती देता है। हम सीमाओं में सोचने के आदी हैं। शुरुआत और अंत हमारे लिए स्वाभाविक अवधारणाएं हैं, लेकिन अनंतता का अर्थ है न कोई शुरुआत न कोई अंत। यही कारण है कि अनंत ब्रह्मांड का विचार हमें रोमांचित भी करता है और असहज भी। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल स्थान में ही नहीं बल्कि समय में भी अनंत हो सकता है। यानी न केवल इसका कोई किनारा नहीं है बल्कि इसका कोई अंतिम क्षण भी नहीं होगा। हालांकि बिग बैंग सिद्धांत समय की एक शुरुआत को दर्शाता है, लेकिन भविष्य के बारे में अभी भी कई संभावनाएं खुली हुई हैं। यहां मल्टीवर्स की अवधारणा फिर सामने आती है। यदि कई ब्रह्मांड मौजूद है तो हमारा ब्रह्मांड चाहे सीमित हो या अनंत, वह एक बड़े ढांचे का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिलहाल मल्टीवर्स एक सिद्धांत मात्र है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान छोटा जरूर है लेकिन निरर्थक नहीं। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो प्रश्न पूछता है, समझने की कोशिश करता है और अर्थ खोजता है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जब अगली बार आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, आप केवल तारों को नहीं देख रहे, आप अपने ही अतीत, अपने तत्वों की उत्पत्ति और एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं जिसका हिस्सा आप स्वयं हैं। अध्याय 8, मानव और ब्रह्मांड, हमारा स्थान। अब तक की इस यात्रा में हमने ब्रह्मांड की विशालता, उसकी शुरुआत, उसका विस्तार, उसकी संरचना और उसकी संभावित अनंतता को समझने की कोशिश की। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? यह प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं बल्कि मानव चेतना और अस्तित्व का भी प्रश्न है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ब्रह्मांड के पैमाने पर लगभग नगण्य है। हमारा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के बाहरी हिस्से में स्थित है और मिल्की वे अरबों आकाशगंगाओं में से केवल एक है। यदि पूरे दृश्य ब्रह्मांड को एक विशाल महासागर माना जाए तो पृथ्वी उसमें तैरते रेत के एक कण के समान भी नहीं होगी। यह तुलना हमें हमारी भौतिक छोटी सी स्थिति का एहसास कराती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। आकार में इतने छोटे होने के बावजूद मानव ने पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है। हमने गणित के सूत्र बनाए, दूरबीनें विकसित की, अंतरिक्ष यान भेजे और अरबों वर्षों पुराने प्रकाश को पढ़ना सीख लिया। यानी ब्रह्मांड में हमारा महत्व हमारे आकार से नहीं बल्कि हमारी चेतना से तय होता है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जो स्वयं ब्रह्मांड को समझने में सक्षम है। यह विचार अपने आप में बेहद गहरा है, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं को समझने के लिए मानव चेतना को जन्म दिया हो। हम केवल दर्शक नहीं हैं बल्कि ब्रह्मांड की कहानी का सक्रिय भाग हैं। ब्रह्मांड की विशालता हमें विनम्र बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, लेकिन साथ ही यह हमें प्रेरित भी करती है, क्योंकि इतने विशाल और कठोर ब्रह्मांड में जीवन का पनपना अपने आप में एक चमत्कार है। यह तथ्य हमें अपने ग्रह और जीवन की रक्षा के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले रहे? इतने विशाल ब्रह्मांड में यह सोचना कठिन है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हो। यही कारण है कि वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। यदि कहीं और जीवन मिलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन चाहे हम अकेले हों या नहीं, यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध गहरा है। हमारे शरीर के तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा सब तारों के भीतर बने हैं। यानी हम शाब्दिक रूप से स्टारडस्ट से बने हैं। यह विचार हमें ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उससे जुड़ा हुआ दिखाता है।
दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड की विशालता जीवन को अर्थहीन नहीं बनाती, बल्कि और अधिक मूल्यवान बना देती है, क्योंकि इतनी विशाल शून्यता में चेतना का होना अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। हमारा हर विचार, हर भावना और हर प्रश्न इस ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि पर और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है।